हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ले लें और आज की क्लास को पढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 2 हिस्ट्री का, और जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो उसी के आगे एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं, उसी के आगे सेकंड वीडियो का पार्ट चालू होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। हम लोग बोल देते हैं ब्लैक बोर्ड, लेकिन एक्चुअली है क्या ये व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो क्या है द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन आपको बता दें, द फॉल ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा महाराजाओं का शासन। द फॉल माने गिरना, मोनार्की इन फरवरी 1970। रशिया में जो मोनार्की सिस्टम था वो फॉल हो गया फरवरी 1917 में। 1970 में जार निकोलस सेकंड जो है उसको पद से हटा दिया गया। एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और इसके बाद अक्टूबर में कई सारी इवेंट्स होते रहे, इसीलिए अक्टूबर महीने को सन वही है 1917, इसी को हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो द इवेंट ऑफ अक्टूबर एक्चुअली नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। तो जो भी इवेंट्स हुए वो अक्टूबर के मंथ में हुए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। चलिए चलते हैं, क्या है द रशियन एम्पायर इन 1914। हम लोग 1914 की बात कर रहे हैं। रशिया एम्पायर कैसा था आपको हमने बताया। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो हमारा क्या आता है, एशिया में आता है, और 1/4 पार्ट जो होता है वो यूरोप में आता है, और 3/4 पार्ट हमारा एशिया में आता है। इसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो रशियन एम्पायर इन 1914, तो आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में, जार निकोलस सेकंड की पिक्चर दिख रही होगी आपको वीडियो में। तो उसमें जार निकोलस को पहचान लीजिए, ठीक है। और इन 1914 में रशिया और उसके इट्स एम्पायर, उसका जो एम्पायर था, एम्पायर मतलब साम्राज्य, छोटा मोटा एम्पायर नहीं होता, बड़ा साम्राज्य था, वॉज रूल बाई जार निकोलस सेकंड। तो इस बड़े से एम्पायर जिसको रशियन एम्पायर बोलते हैं, इसका राजा कौन था, जार निकोलस सेकंड। The Russian Empire included modern-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो रशिया एम्पायर में कौन कौन से आते थे वो आज हमारे देश बने हुए हैं। तो फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। आज जो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो एक्चुअली वो यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, ठीक है। तो बेलारूस किसकी तरफ से है, रशिया की तरफ से, और यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। तो ये सारे जो थे पहले रशियन एम्पायर में आते थे। आगे क्या है, इट स्ट्रेचेस द पैसिफिक एंड द पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन एंड कंप्राइज मॉडर्न डे सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा रशिया है वो एक्चुअली अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है। उसके बीच के जो मिडिल के जो मध्य एशिया देश आते हैं, मध्य जो सेंट्रल एशियाई देश आते हैं, एशियन स्टेट वो आते हैं, और साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी आता है, ठीक है। तो हमारे रशियन एम्पायर में क्या क्या आता है, हमारे जो है एशियन स्टेट्स भी आते हैं, और साथ साथ ये भी आते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी हमारे रशिया के ही पार्ट हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब रशिया में रिलीजियन क्या था, तो आपको बता दें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो मेजर रिलीजन था, ये मेजर था। ज़्यादातर रशिया के जो लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर और से भी रिलीजन थे, जैसे कि कैथोलिक थे, कैथोलिक ईसा मसीह को मानने वाले कैथोलिक वर्ग के थे, प्रोटेस्टेंट थे, और इसके अलावा मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट थे। तो मेन जो धर्म था, मेन जो माना जाता था रशियन के द्वारा,
वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। इसके अलावा भी ये 4 रिलीजन और भी वहाँ पर लाई करते थे। हाँ, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे बच्चों, अगली हेडिंग मिलेगी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है ना। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और सोसाइटी मतलब समाज, ये आपको मिलेगी। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सभी को मालूम है रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रशिया में जो है लगभग 85%, कितने परसेंट, 85% रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन, यानी कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसका मतलब साफ हो गया कि रशिया की लगभग 85% आबादी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर करती है और इसीलिए सबसे बड़ा ग्रेन का एक्सपोर्टर किसे कहा जाता है, रशिया को कहा जाता है। और इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर अगर हम दूसरे देश यूरोपियन देशों से तुलना करें, जैसे जर्मनी और फ्रांस की, तो फ्रांस और जर्मनी में लगभग वहाँ की पॉपुलेशन 40% फ्रांस में और जर्मनी में 50%, यानी कि 40 से 50% लोग ही फ्रांस और जर्मनी में एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। लेकिन पूरे अगर यूरोप में बात करें तो रशिया में 85%, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। ऐसे हम कहेंगे तो पूरे यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं है जितना एग्रीकल्चर रशिया में होता था। लगभग 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में डिपेंड थे, खुद के लिए उगाते थे, अपना कंजम्पशन करते थे, एज वेल एज वो एक्सपोर्ट भी करते थे, दूसरे देशों में भेजते थे। इसलिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किसे कहा जाता है उस समय, रशिया को, याद रखिएगा। और इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहें, तो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन सम पॉकेट्स। इसका मतलब है रशिया में इंडस्ट्रीज कम थी, रशिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी संख्या कम थी। वो केवल 2 ही रशिया के जो प्रमुख शहर थे, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को, बस यहीं पर थे। इसलिए कहा गया है इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन सम पॉकेट्स। इसके अलावा कहीं पर इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं थी। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज आई, लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s, 1890 में आई थी। जो भी आई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लगना शुरू हुआ वो कब हुआ, 1890s में लगना शुरू हुआ। और जब 1890s में लगना शुरू हुआ तो रेलवे का एक्सटेंड होने लगा, रेलवे लाइन बिछाने लगे, क्योंकि सामान जब बनेगा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही पड़ेगा। तो रेलवे लाइंस का एक्सटेंड जो है रशिया में होने लगा। बात समझ आ रही है। तो वहाँ की जो वर्कर्स थे, वर्कर्स में भी डिवीजन था, वहाँ पर वर्कर्स को डिवीजन कर दिया। और इन फैक्ट्रीज में ये भी याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज थी उसमें 31%, कितने परसेंट, 31% वुमेन भी थी, उनको मत भूलिएगा। 31% वुमेन्स भी इन फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में काम करती थी, ठीक है। और वहाँ पर जो वर्कर्स थे उसमें डिवीजन कर रखा था, रिच वर्कर्स थे और पुअर वर्कर्स थे, उनकी स्किल के आधार पर। जैसे कि जो छोटे मोटे काम करते हैं, कोल में काम करते हैं या कुछ में, तो उनको कहा जाता था पुअर वर्कर्स। और वही मेटल वर्क में काम करते हैं, आयरन या स्टील की फैक्ट्री माइंस में काम करते हैं, तो उन मजदूरों को कहा जाता था एरिस्टोक्रेट्स। उनकी ड्रेस अलग थी, दूसरे वाले मजदूरों से उनकी ड्रेस अलग थी, तो दोनों की ड्रेसेस अलग थी, दोनों के रहने का सिस्टम अलग था, ठीक है ना। हालांकि जहाँ पर रहते थे, डॉर्मेटरीज थी या रूम्स थे, वो उतने हाइजेनिक नहीं थे। इसी बात की तो लड़ाई थी कि उनका एकोमोडेशन उतना अच्छा नहीं था, नहीं दिया गया था। और जितनी भी रशिया में फैक्ट्रीज थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल थी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनकी निजी संपत्ति हुआ करती थी। इंडस्ट्रीज हो या फैक्ट्रीज हो, रशिया में, हम कह रहे हैं यूरोप में, पूरे यूरोप में क्या थी, वो निजी संपत्ति होती थी उद्योगपतियों की। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को कहा जाता है उद्योगपति।
उन्हीं की निजी निजी संपत्ति हुआ करती थी। ये वर्कर्स वहाँ पर काम करते थे और वो लोग बेनिफिट उठाते थे, उनका फ़ायदा उठाते थे कौन? इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री के मालिक, पैसा बनाते थे। काम करने के लिए कहा जाए तो 10 से 12 घंटे, समटाइम्स 15 घंटे काम कराते थे। वहाँ की रशिया की गवर्नमेंट सरकार कहती थी कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें आंख बनाए रखो, उनकी उन्होंने समय सीमा तय कर दी, इतने घंटे काम कराइए, उनको इतनी मजदूरी दी जाए। लेकिन ये फैक्ट्री के ओनर्स, इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे, वो हमेशा उल्लंघन करते थे, सरकार की बात नहीं मानते थे। वो ज़्यादा समय तक काम कराते थे, 10, 12, 15 घंटे काम कराना, कम वेजेस देना, वेजेस मतलब मजदूरी कम देना, ये वहाँ का था। रशिया में और पूरे यूरोप में यही फैला हुआ था। केवल मोटो था अपना बेनिफिट कमाना, अपना प्रॉफिट गेन करना। और रशिया में क्या होता था, जब वर्कर्स स्ट्राइक कर देते थे, आए दिन स्ट्राइक हो जाती थी। देखिए मजे की बात ये, सोशल डिवीजन तो था, ड्रेस का हो, उनके काम का हो, लेकिन वो यूनिटी एक थी, उनकी आपस में यूनिटी थी। जब भी किसी वर्कर्स को डिसमिस किया जाता था या कोई कंडीशन ऐसी आती थी वर्कर्स के खिलाफ, तो वो एक हो जाते थे। आए दिन रशिया में जो है 1900 के बाद आए दिन वहाँ पर जो है स्ट्राइक्स होती थी, और ज़्यादातर स्ट्राइक्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होती थी, जहाँ कपड़ा बनता था, टेक्सटाइल। और उसको देखा देखी जो है मेटल्स का जहाँ वर्क होता था वहाँ पर भी स्ट्राइक शुरू हो गई। ठीक है, तो वर्कर्स जो है 1902, आपको बता दें 1902 में एक ऐसा समय आया कि रशिया के साउथ रशिया, रशिया का जो साउथ पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साउथ रशिया, वहाँ पर वर्कर्स ने खूब स्ट्राइक करना शुरू कर दी। ठीक है, किसानों ने अब किसानों की जमीन तो थी नहीं, ज़्यादा जमीन किसकी थी? नोबेलिटी की थी, चर्च की थी, ऑर्थोडॉक्स लोगों की होती थी, तो उन पे काम करते थे। और जब ये वर्कर्स रेंट देने की मना कर देते थे तो स्ट्राइक कर देते थे। ठीक है ना, और स्ट्राइक इतनी बढ़ के हो जाती थी कि 1902 में साउथ रशिया में तो बहुत बड़े पैमाने पे हो गई, यहाँ तक कि वो लैंड लॉर्ड का मर्डर तक कर देते थे। और 1902 के बाद 1905 आते आते पूरे रशिया में यही घटनाएं होने लगी। आए दिन वर्कर्स जो है जब परेशान हो जाते थे फैक्ट्री ओनर से, इंडस्ट्रीज से, तो आए दिन वो मर्डर कर दिया करते थे। ये पूरा चल गया था, यही सब हो रहा था। और ये भी याद रखिएगा, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 के पहले बनने वाली जितनी भी पार्टी थी वो सारी इलीगल थी, गैर कानूनी थी, क्योंकि राजा तो नहीं कहता आप मेरे खिलाफ कोई पार्टी बनाओ। तो वो सारी की सारी पार्टियां क्या थी? इलीगल थी, गैर कानूनी थी, असंवैधानिक थी। क्योंकि राजा कौन था? जार निकोलस सेकंड। वो नहीं चाहेगा कि मेरे खिलाफ कोई पार्टी बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी चोरी छुपे शहरों में एक पार्टी बनाई गई अर्बन में, जिसका नाम रखा गया द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाम से ही लग रहा वर्कर्स पार्टी। तो शहर में 1898 में शहर में, यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्बन, अर्बन में वर्कर्स के द्वारा चोरी छुपे एक पार्टी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया क्या? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शहर में बनाई गई। किसानों ने, जो पीजेंट्स बोलते हैं, उन्होंने कंट्री साइड विलेज एरिया में एक पार्टी बनाई किसानों ने मिलकर, जिसका नाम क्या रखा? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। और 2 साल बाद ही बना दी, 1900 में, 1900 में। तो ये कहाँ बनी थी? रूरल में या कंट्री साइड में। तो इसका नाम क्या रखा गया? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाई गई। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है, कौन? व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन सोचता है, उसने महसूस किया कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनिफाइड ग्रुप, किसान जो है एक नहीं है, वर्कर्स भी एक नहीं है। तो उसने इस सिचुएशन में क्या किया? हालांकि वो लीडर किसका था? बोल्शेविक पार्टी का। व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, लेकिन उसने क्या किया? इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया, क्योंकि लोग गरीब हैं, अमीर हैं, रिच फार्मर हैं तो पुअर फार्मर हैं, रिच वर्कर्स हैं तो पुअर वर्कर्स हैं। तो इसके आधार पर उसने क्या किया? उनके ग्रुप्स को तोड़ दिया। एक ग्रुप्स को क्या कहा है? बोल्शेविक कहा गया है, दूसरे को क्या कहा गया है? मेंशेविक कहा गया है।
तो बोल्शेविक का जो लीडर था वो क्या, खुद व्लादिमीर लेनिन था। और वो कह रहा था मेरी पार्टी जो होगी, यानी कि बोल्शेविक जो होंगे, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, अनुशासित होगी, एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर। और नंबर में होंगे, अधिक संख्या में होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन होंगे, कंट्रोल होगा। और जो भी मेंबर लिए जाएंगे वो क्वालिटी वाले लिए जाएंगे, ऐसे फालतू वाले नहीं लिए जाएंगे। वहीं पर मेंशविक जो है, मेंशविक के ग्रुप के लोग, उसने कहा कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। जैसे जर्मनी में है वैसे ही हमारी पार्टी जो है मेंशविक में जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं, किसी भी कैसे भी हों, चाहे रिच हों या पुअर हों, कैसे भी हों वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उनके ग्रुप्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि बोल्शेविक और मेंशविक। हालांकि पूरे चैप्टर में बोलबाला रहेगा बोल्शेविक का, क्योंकि किसकी पार्टी है, व्लादिमीर लेनिन की। समझ में आ गया। अब आता है समय टर्बुलेंट टाइम। देखिए आपने पढ़ा कि मर्डर होने लगे, वर्कर्स इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री ओनर्स के विरोध में खड़े होने लगे। पूरे 1905 एक ऐसा समय आया कि पूरे रशिया में जो है ये घटनाएं होने लगी। तभी अगली हेडिंग एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, अ टर्बुलेंट टाइम। अ टर्बुलेंट टाइम मतलब उथल पुथल का समय। अब रशिया के इतिहास में क्या हो गया, ये समय जो था उथल पुथल का हो गया। और द 1905 का क्रांति, 1905 की जो रेवोल्यूशन है, जिसको 1905 की क्रांति कहा जाता है, वो समय आ गया रशिया के इतिहास में। आप जानते हैं रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया क्या है, रशिया में ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है वन मैन रूल। इसमें जार, पूरे रशिया एम्पायर का जो एक ही राजा था, जार निकोलस सेकेंड, और उसी के पास सारी पावर थी, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी, वन मैन रूल। अ कंट्री इन विच वन पर्सन कंट्रोल ओवर द होल कंट्री। इसमें पूरे कंट्री पर एक ही व्यक्ति का पावर होती है, कंट्रोल होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी को। तो रशिया में, रशिया को क्या कहा गया, ऑटोक्रेसी कहा गया है। जो अब उथल पुथल का समय आ गया, राजा के सब खिलाफ विरोध होने लगे। तो राजा जो है अभी तैयार नहीं था, राजा वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। राजा पार्लियामेंट, संसद बनाने के पक्ष में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि हम पार्लियामेंट बनाएं। कोई अपनी पावर को कम करना चाहता है क्या, नहीं करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेट्स और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, साथ में कौन आ गया, इनके पीजेंट्स और वर्कर भी आ गए। जब बहुत सारे लोग मिल गए, और यहाँ तक कि मुस्लिम रिफॉर्मर, जिसको जेडिडिस्ट बोला गया है, जेडिडिस्ट बोला गया है, ये भी शामिल हो। हर कोई चाहता था कि हमारे धर्म में कुछ इम्प्रूव हो, रिफॉर्म्स आए अच्छे अच्छे। तो ये जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो राजा जो है, राजा के सामने मांग रख दी। और किस चीज़ की मांग रख दी, डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। और कब रखी, 1905। तो याद रखिएगा, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी वही जिसका लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन। तो वो सारे लोग जो पीजेंट और वर्कर भी साथ में मिल गए, तो उन्होंने सरकार के सामने, यानी कि राजा के सामने एक मांग रख दी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अब देश में संविधान आना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, राजा की मर्जी नहीं चलेगी। और ये प्रारूप तब बढ़ गया जब 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क। तो पुटिलोव एक जगह है जहाँ के आयरन वर्क से 4 मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तब क्या था, जनता तो वैसे ही भड़की थी और भड़क गई। अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे 1,10,000 1,10,000 वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक में चले गए। जाओ, हम भी काम नहीं करेंगे, हमारे मजदूर भाइयों को निकाला गया है आयरन वर्क से, तो अब हम भी नहीं काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल कर दी और सरकार के सामने अब डिमांड रख दी कि काम तभी होगा जब हमारी मांगे पूरी करोगे। डिमांडिंग रिडक्शन इन वर्किंग आवर, कि अब हमारे काम की जो समय सीमा है, वो घंटे हैं, वो तय किए जाएँ, कम किए जाएँ। इंक्रीज इन वेजेस, और हमारी जो मजदूरी है, हमारा जो वेतन है, उसको बढ़ाया जाए। ये मांग भी रखनी। और इसी मांग को लेकर जो प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स थे, जुलूस था, जो वर्कर्स का जुलूस था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं,
फादर गैपन कर रहे थे। आपकी बुक में दिया हुआ फादर गैपन। फादर गैपन जो है, जिसका चित्र भी आप देख रहे होंगे, आपके वीडियो में दिख रहा होगा, तो फादर गैपन जो है इन वर्कर्स का नेतृत्व कर रहे थे। और वो कहाँ पहुँचे? जुलूस विंटर पैलेस पहुँचे। और जैसे ही विंटर पैलेस पहुँचा, वहाँ पर राजा ने क्या कर दिया? पुलिस को आदेश दे दिया गोली चलाने का। जुलूस पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और जिसमें लगभग 100 वर्कर्स मारे गए, किल्ड, एंड अबाउट 300 वुंडेड, और लगभग 300 वर्कर्स जो थे वो घायल हो गए। और इस घटना को, दिस इंसिडेंट वाज नोन एज ब्लडी संडे, और इसी घटना को क्या कहा गया है? ब्लडी संडे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लडी संडे पे क्वेश्चन निश्चित आता रहता है एग्जाम में, चाहे हाफ ईयरली हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके यूनिट हो, टर्म्स हो या एनुअल हो, ये ब्लडी संडे क्वेश्चन बहुत आता है। और ये घटना किस दिन हुई? 22 जनवरी 1905 को। तो 22 जनवरी 1905, जिसको ब्लडी संडे कहते हैं, संडे का दिन था, और ये इंसिडेंट हुई जिसमें 100 वर्कर्स, लगभग 300 वर्कर्स तो मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। इसी घटना को हम ब्लडी संडे कहते हैं। फिर क्या था? इस ब्लडी संडे घटना होने के बाद अगले दिन स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे रशिया में जगह जगह हड़तालें होने लगी, पूरे जगह, हर जगह राजा के खिलाफ। और यूनियंस ऑफ यूनियंस बन गए। यूनियंस ऑफ यूनियन किसने बनाई मालूम है? यूनिवर्सिटी के जो लड़के थे, पढ़ने जाते थे, लॉयर थे, वकील थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेड थे, वर्कर्स थे, सबने यूनियन बनाई। और यूनियंस ऑफ यूनियन कहा जाता है। इन यूनियन का भी यूनियंस हो गया, एक बड़ा यूनियन बना, और उन्होंने जो है डिमांड रख दी राजा के सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। अब हम आपके अंतर्गत काम नहीं करेंगे, अब हमें क्या चाहिए? देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो सरकार होगी इसके द्वारा चुनी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ यूनियंस ने डिमांड रखी, जिसमें लॉयर भी थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, वर्कर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे। इन सभी लोगों ने मिलकर, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे, उन सभी लोगों ने मिलकर जो है यूनियन बनाई, और जिन्होंने राजा के सामने मांग रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब राजा ने देखा हमारे खिलाफ सब पूरी जनता हो गई है, तो झुकना पड़ेगा। राजा ने ड्यूमा बनाई। क्या? इजाज़त दे दी बनाने की ड्यूमा। यहाँ पर ड्यूमा को कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? संसद, पार्लियामेंट। तो एक पहली ड्यूमा जो बनाई गई, राजा चाहता नहीं था, मन से नहीं चाहता था, तो पहली ड्यूमा बनाने का इजाज़त दे दी, चलो बना लो। लेकिन उस ड्यूमा को 75 दिन के अंदर ही, 75 डेज़ के अंदर ही उसको डिसमिस कर दिया राजा ने। फिर विदिन 3 मंथ, अगले 3 महीनों के भीतर एक नई ड्यूमा बनाई गई, उसको भी जो है जल्दी ही उसको भी डिसमिस कर दिया राजा ने, क्योंकि राजा तो चाहता नहीं थी कि मेरे खिलाफ पार्लियामेंट बने, ड्यूमा बने। लेकिन फिर थर्ड ड्यूमा भी बनी। बड़ी मज़े की बात है, थर्ड ड्यूमा बनी, पार्लियामेंट बनी, और इसलिए इजाज़त दे दी अब की बार, क्योंकि उसमें जो है राजा के ही समर्थक ज़्यादा थे, जिनको हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, रूढ़वादी लोग कहते हैं। तो कंजर्वेटिव्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण राजा ने थर्ड ड्यूमा को बनाने की इजाज़त दे दी। इस बात पे उसको लग रहा था फैसला मेरे पक्ष में भी आएगा। अगर हम पार्लियामेंट में भी कोई नियम कानून बनाएंगे तो वो मेरा ही चलेगा, क्योंकि मेरे ही तो बंदे वहाँ पर हैं। तो थर्ड ड्यूमा में राजा के ही समर्थक, कंजर्वेटिव जो थे, राजा के समर्थक थे, सपोर्टर थे ड्यूमा में, इसलिए थर्ड ड्यूमा को बनाने की इजाज़त राजा ने दी। अब ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे और रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें खुद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।